हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आप लोग की बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज का जो हमारा विषय है ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था, जिन पे हम बात करेंगे। और आप देखिए जिस तरीके से ये व्यवस्था लाई गई और अंग्रेजों के द्वारा जिस तरीके से हमारे किसान भाइयों, जनजातियों हो शोषण किया गया, चाहे वो महिला को लेके हो, विभिन्न तरीके से, तो वो क्यों हुआ, उन सभी पहलू पे बात करेंगे। आज का उसी का एक पहलू है जो भू राजस्व व्यवस्था से जो कृषक वर्ग प्रभावित था, उस पे हम विस्तृत चर्चा करेंगे। जो ब्रिटिश काल की भू राजस्व व्यवस्था थी, रैयतवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था और स्थायी बंदोबस्त, वो तीनों पे बात करेंगे। ठीक है, यदि आप वीडियो पे नए हों तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तो चलिए फिलहाल हम अपने विषय पे चलते हैं। और हमारा जो विषय है, जैसा कि हमने अभी बताया, ब्रिटिश काल की भू राजस्व व्यवस्था। तो चलते हैं। सबसे पहले शुरुआत, इनका उद्देश्य क्या था। अंग्रेज का जब भारत में आगमन हुआ, इनका उद्देश्य था व्यापार करना, लेकिन यहाँ की परिस्थितियों, यहाँ के कुछ देशी राजाओं के द्वारा जो इनको महत्वाकांक्षी व्यक्ति तो थे ही, और इनको जब महत्व मिला तो यहाँ पे ये शासन करने का उद्देश्य रखे। जब इन्होंने प्लासी का युद्ध 1757 और जब बक्सर 1764, इन्होंने प्लासी तो एक तरह से षड्यंत्र की तरह जीता था इन्होंने, जिसमें आपको पता होगा मीर जाफर और मीर कासिम की जो थी राजा गुलाब सिताब राय, उनके लोगों के द्वारा जो विश्वासघात कर लिया गया था, तो वो तो एक षड्यंत्र के तरीके से जीता। लेकिन बक्सर जब इन्होंने जीता तो उसके बाद इन्होंने इलाहाबाद की 2 संधियां की थी 1765 में। 64 में बक्सर हुआ था। 65 में जब संधि की तो इन्हें भू राजस्व का अधिकार मिल गया। अब जब भू राजस्व का इन्हें अधिकार मिला तो ये यहाँ पे अधिक से अधिक भू राजस्व कमाने के लिए, ताकि ब्रिटिश जो सरकार है उसको फ़ायदा हो सके, इन्होंने शोषण को शुरू किया, किसानों का शोषण शुरू कर दिया। तो आइए उन्हीं पे हम सब एक एक करके बात करते हैं। देखिए इन्होंने का उद्देश्य क्या था। जब इनको अधिकार मिला तो 1765 में से इन्हें जब अधिकार मिला तो ये भू राजस्व की जैसी पद्धति चल रही थी वैसे चलाते गए। वर्ष 1773 में इन्होंने परिवर्तन किया और इजारेदारी व्यवस्था लाया। कौन सी व्यवस्था लाया? इजारेदारी व्यवस्था। अब इस व्यवस्था में क्या होता था, किसान जो जमींदार था उसको 5 वर्ष के लिए जमीन को जैसे बोली लगाई जाती थी, जो अधिक जमींदार अधिक बोली देता था उसको वो क्षेत्र 5 वर्षों के लिए दे दिया जाता था कि उन 5 वर्षों में वहाँ से कर टैक्स को कर संग्रह करे और वो ब्रिटिश सरकार को जमा करे। कुछ हिस्सा वो अपने पास रखता था, कुछ क्या मतलब एक तरह से आप कहिए कि 1/4 हिस्सा, और बाकी ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे देता था। तो ये चलता रहा, लेकिन इनको लगा कि इससे आमदनी कम हो रही है। तो जब लॉर्ड कॉर्नवालिस आया 1793 में, तो इसने क्या शुरू किया, स्थायी बंदोबस्त, जिसको इस्तेमरारी, जमींदारी और मालगुजारी भी कहा जाता है। कभी स्थायी बंदोबस्त की बजाय मालगुजारी दिया हो, इस्तेमरारी दिया हो या जमींदारी व्यवस्था दिया हो, वो सभी स्थायी बंदोबस्त हैं। जब 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस आए तो इन्होंने सर जॉन शोर और जेम्स ग्रांट की सहायता से स्थायी बंदोबस्त को लाया। भारत के लगभग 19% क्षेत्रों में ये फैला था। इनका भी उद्देश्य क्या था, कृषकों का एक तरह से शोषण ही था। इन्होंने क्या किया, जो भूमि का वास्तविक मालिक, मतलब इनका था कि हर गांव में एक जमींदार होगा, उस गांव से जो टैक्स आएगा जमींदार के माध्यम से ब्रिटिश गवर्नमेंट को दिया जाएगा। अब जब जमींदार के माध्यम से दिया जाएगा तो जमींदार अपना भी फायदा देखेगा, किसानों के शोषण के लिए वो अपना भी फायदा होने दो, लेकिन अपना भी फायदा वो देखेगा, तभी तो वो ब्रिटिश सरकार को भी देगा और अपना भी फायदा। तो इसमें क्या हुआ कि 10/11 भाग कंपनी को देता था जो जमींदार था, और इसमें 1/11 भाग अपने पास रखता था। ये तो 10/11 भाग देता था जो लिखित तौर पर, 1/11 भाग अपने पास।
लेकिन अधिक दर इसमें क्या किया कि जब देना है सरकार को तो किसानों का अत्यधिक शोषण करके लगान को और अधिक वसूलता था, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खुद की प्राप्ति हो सके, और उसी में देखिए ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को देता था। ठीक, तो ये व्यवस्था लागू कहाँ कहाँ थी? तो बंगाल में थी, बिहार में थी, ओडिशा और उत्तरी कर्नाटक जो जिले थे वहाँ पे लागू थी। कहाँ पे? बंगाल, बिहार, ओडिशा और उत्तरी कर्नाटक के जिले में। ठीक, इन जो स्थायी बंदोबस्त थी इसकी विशेषता क्या थी? यदि विशेषताओं पे आइए बात करें तो इनका उद्देश्य था कि जो ब्रिटिश सरकार है उसको अधिक से अधिक धन की प्राप्ति हो, उनके जो लोग हैं उनकी आय में वृद्धि हो, साथ ही जमींदार द्वारा जो तय लगान थी उससे ज्यादा लगान वसूलना, वो क्योंकि ब्रिटिश सरकार में वृद्धि हो कर में। साथ ही इनका क्या था कि सरकार की आय में वृद्धि और जमींदार कृषि उत्पादन में रुचि लेने लगे। जब इन्होंने को प्राप्ति होने लगी तो ये क्या करे थे, जब अधिक से अधिक इनको धन इसी में मिल जा रहा था तो ये ज़्यादा से ज़्यादा एक तरह से इसमें रुचि लेने लगे, जमींदार बनने के लिए रुचि लेने लगे, ताकि किसानों का शोषण बढ़ ही रहा था तो इनको तो फायदा हो ही रहा था। और ये एक तरह से ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उसके सहायक के रूप में आ गए, क्योंकि उसको भी फायदा हो रहा था और इनको भी फायदा हो रहा था। इसमें हानि क्या क्या हुई? जो किसान था, किसान अपनी ही जो भूमि थी उसकी, उसी में वो एक तरह से मजदूर बन के रह गया, उसकी भूमि एक तरह से छिन जाती थी। साथ ही साथ जो जमींदार के द्वारा जो शोषण था, जमींदार के द्वारा कृषकों का शोषण बढ़ता चला गया। वो अपनी जमीन में अपने इतना बाध्य कर देते थे कि वो किस नहीं चाहता, वो ना चाह कर भी कि खेती करे, और शोषण इस तरीके से उसका करने लगे कि जो आय थी वो अचौगनी होती थी, कमाई होती नहीं थी, तो किसान का शोषण बड़े स्तर पे होने लगा। साथ ही साथ जिस दिन प्रतिदिन किसान जो है वो निर्धन होते चले गए। जब इतना ज़्यादा टैक्स देंगे तो किसान भाई निर्धन होंगे ही, इसलिए होंगे क्योंकि जो कमाई हो रही वो तो आधे से ज़्यादा लगान के टैक्स में चली जा रही है, कर देने में चली जा रही है। तो किसानों में लगातार आक्रोश बढ़ रहा था, और जमींदारों के विरुद्ध धीरे धीरे आप देखिए जो पृष्ठभूमि बनती है कृषक आंदोलनों की, वो बनना शुरू होती है। ठीक, तो ये था स्थायी बंदोबस्त, इसकी विशेषता और इसकी हानि, क्या क्या हानि थी इसमें कृषकों की। अगली है, जब लॉर्ड एल्फिंस्टन आए 1820 में, तो इन्होंने रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू की। रैयत माने होता है किसान, जो काम यहाँ जमींदार कर रहा था वही अब किसान का। किसान को क्या किया गया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट भूमि का जो मालिकाना हक था वो किसान को दिया गया, और किसान अब जो है डायरेक्ट टैक्स वो ब्रिटिश सरकार को देता था। अब जमींदारों को बीच से हटा दिया गया। अब हटाया क्यों गया ये भी जानने की बात है। जमींदारों के द्वारा जिस तरीके से शोषण किया जा रहा था, साथ ही मतलब टैक्स देने ज़्यादा वो अपने धन के ही एक तरह से संग्रहण में लग गए कि हमें ही अधिक से अधिक धन प्राप्ति हो। तो जब ये बात ब्रिटिश गवर्नमेंट को जानकारी हुई तो उन्होंने जमींदार को ही बीच से हटा दिया। अब क्या हो गया कि जो किसान था उसका सीधा संबंध ब्रिटिश गवर्नमेंट से हो गया, और ये भारत के व्यवस्था जो है 51% हिस्सों पे लागू हुई थी। पहली वाली 19% पे थी जो स्थायी बंदोबस्त थी, जो रैयत वाली है वो 51% हिस्सों पे लागू हुई। इसमें कर की जो दर थी वो 30 से 50% तक थी। कितनी थी? 30 से 50%। ये व्यवस्था असम, मद्रास और बॉम्बे में लागू हुई। कहाँ कहाँ? असम, मद्रास और बॉम्बे में। ठीक, इसमें विशेषता क्या थी? किसानों का एक तरह से किसान डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रत्यक्ष कर देने लगे, प्रत्यक्ष रूप से। जमींदार की जगह ब्रिटिश अधिकारी को, अब इसमें क्या किया गया, जो ये किसान जो टैक्स देते थे तो ब्रिटिश सरकार डायरेक्ट तो आएगी नहीं यहाँ पे लेने, तो इन्होंने क्या किया, एक ब्रिटिश अधिकारी नियुक्त किया। जब ब्रिटिश अधिकारी को नियुक्त किया तो अब ब्रिटिश अधिकारी अपने लाभ के लिए, जैसे जो काम जमींदार कर रहे थे वही रैयत वाली व्यवस्था में ब्रिटिश अधिकारी करने लगे। अपनी आय को बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक कर की वृद्धि करना और किसानों के साथ दुर्व्यवहार करना, टैक्स अधिक से ज़्यादा वसूलना। साथ ही ब्रिटिश राजस्व में वृद्धि हुई और इसमें जमींदार को समाप्त कर दिया गया। सबसे अच्छी बात है इसमें जमींदार जो थे उनको यहाँ से समाप्त कर दिया गया, और जो ब्रिटिश अधिकारी थे उनके में वृद्धि होना शुरू हो गई। अब इसमें भी हानि देख लीजिए क्या विशेषता, तो ये थी किसानों को बलपूर्वक खेत में कार्य करने के लिए बाध्य किया गया, क्योंकि जब कार्य करेंगे तभी ज़्यादा से ज़्यादा वो टैक्स लगाएंगे और टैक्स वसूलेंगे। ठीक, साथ ही
इसमें क्या हुआ, अधिक लाभ की चाह में मनमाने ढंग से कर वसूली करना। जो ब्रिटिश अधिकारी थे वो अधिक से ज्यादा, क्योंकि उनको ऊपर टैक्स देना था ब्रिटिश गवर्नमेंट को, तो वो ज्यादा से ज्यादा मनमाने ढंग से लोगों के साथ दुर्व्यवहार करते थे, टैक्स को कलेक्शन कराते थे, साथ ही अभद्रता तक करते थे लोगों के साथ। और अंग्रेजों में इसमें इस व्यवस्था के बाद क्या हुआ, जो किसान वर्ग था उसमें आक्रोश बढ़ने लगा था। पहले स्थायी बंदोबस्त से तो बढ़ ही रहा था, जब रैयतवाड़ी आई तो बढ़ना और ज्यादा हो गया, क्योंकि इनका एकमात्र उद्देश्य था कि सिर्फ शोषण करना। ठीक, इन्होंने क्या किया, इन्होंने लगान वसूलने के लिए अधिकारियों के द्वारा जो दुर्व्यवहार हो रहा था उससे लगातार इनमें शोषण, मतलब किसान जो था अपनी ही भूमि पर एक तरह से शोषण लगातार उसका चल रहा था। एक तो उसकी आमदनी अच्छी नहीं हो पा रही थी, और जो आमदनी हो रही थी उसमें आधे से ज्यादा तो उसको टैक्स देना पड़ रहा था, उसको लाभ ही नहीं हो पा रहा था, और वो लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहा था, एक तरह से मानसिक और शारीरिक तौर पे दोनों तरीके से। ठीक, तो ये थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। कब आई थी, लॉर्ड एल्फिंस्टन के समय। थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड जो थे उन्हों की सहायता से इसको लागू कराया गया। भारत के 51% हिस्सों पे लागू हुई। असम में, मद्रास और बंबई में लागू हुई थी। ठीक, अगली है लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा आई थी 1833 में महालवाड़ी व्यवस्था। हार्ट मैकेंजी के द्वारा इसको भी लागू कराया गया। भारत के 30% हिस्से पे ये लागू हुई। इसमें क्या था, जो गांव का मुखिया था, अब क्या होता था, जैसे उसमें किसान टैक्स देता था, स्थायी बंदोबस्त में जमींदार देता था, तो जो महालवाड़ी थी इसमें क्या था, गांव का एक मुखिया होता था। गांव का मुखिया पूरे गांव का समूह मिला के एक गांव का मुखिया अब टैक्स देता था ब्रिटिश गवर्नमेंट को। अब जो गांव का मुखिया था उसमें भी वही प्रवृत्ति, जिसको भी आप लाए बीच में वो खुद की ही लाभ की प्राप्ति में लग गया। तो जो गांव का मुखिया था उसको कृषकों से मतलब नहीं था, उसको ज्यादा से ज्यादा लगान प्राप्त करने के लिए किसानों का वो भी फिर से शोषण शुरू कर दिया। साथ ही जो मुखिया था इसमें लगान निर्धारण संपूर्ण गांव के उत्पादन पर निर्धारित होता था। जो संपूर्ण गांव में जितना टोटल उत्पादन हो रहा उसी के आधार पे कर निर्धारित होता था। तो अब क्या होता था, गांव का मुखिया जबरदस्ती लोगों को, मतलब जो को लाभ नहीं हो रहा उनको बाध्य करता था कि आप खेती करिए, किसानी करिए। तो इसलिए क्योंकि ज्यादा से ज्यादा उसको लाभ ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी देना और खुद प्राप्त करना, तो एक तरह से बाध्य कर दिया करते थे लोगों को। इसका परिणाम क्या हुआ, जो मुखिया था वो शक्तिशाली हो गया और इसमें उसको यह अधिकार हो गया, वो जिस किसान को चाहे उसको उसकी भूमि से बेदखल कर देता था। मतलब सोचिए, जो कृषक है उसकी वास्तविक भूमि है और उस कृषक को ही जो मुखिया होता था वो बेदखल कर देता था, उसको इतनी पावर कर दे दिए थे। साथ ही किसान को भूमि पे हिस्से में खतरा लगातार बना रहता था, और किसान को क्या था कि जब बेदखल करने का अधिकार था तो किसान को लगातार ये खतरा बना रहता था कि कब हमें हमारी ही जमीन से बेदखल ना कर दें। सोचिए, उसकी शोषण की प्रवृत्ति मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से किस तरीके से किसानों का लगातार शोषण हो गया। ये जो तीनों व्यवस्था थी, आप देखिए, चाहे वो स्थायी बंदोबस्त हो, रैयतवाड़ी हो और महालवाड़ी हो, इनका जो अंतिम रूप से गोल ये था कि मतलब अंग्रेज जो भारतीय कृषक है उनका शोषण करना, उनके जो स्थायी रूप से जिस तरीके से वो सराय करे टैक्स को लगातार बढ़ाना, ताकि चाहे वो जमींदार हो वो स्थायी बंदोबस्त में, या रैयतवाड़ी में आपके जो किसान, रैयतवाड़ी में जो आपके अंग्रेज अधिकारी हों, और महालवाड़ी में जो गांव का मुखिया हो। मतलब ये तीनों अपने फायदे के लिए, और लगातार किसानों के इस बढ़ते शोषण के कारण कई किसानों ने इसमें आत्महत्या कर ली, कितने सारे विद्रोह होने लगे। अभी जब आपकी नेक्स्ट क्लास होगी तो उसमें हम किसान के विद्रोह भी बताएंगे। तो उसमें देखिए यही सब परिणाम थे जो आपको आगे दिखेंगे। किसानों के द्वारा किसानों का इतना ज्यादा शोषण हो चुका था कि उनको अपनी भूमि में ही, भूमि होने के बावजूद वो एक तरह से अपनी भूमि में ही एक मजदूर बन के रह गए। उनको लाभ तो क्या, उनको हानि इस लेवल पे होने लगी कि जो उनके पास बचत थी वो भी खत्म होने लगी। तो किसान शारीरिक मानसिक यहाँ तक स्थिति ये आ चुकी थी कि बहुत सारे किसानों के द्वारा आत्महत्या तक कर ली गई। तो ये थे आपके ब्रिटिश काल की भू राजस्व व्यवस्था, जिसमें केवल और केवल शोषण का उद्देश्य था, और अंग्रेजी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसके लाभ को, केवल उसके लाभ को ही इसमें देखा गया। भारत में ना कोई उत्पादन की व्यवस्था को देखा गया, ना
किसानों के शोषण को रोकने के कोई उपाय किए गए। तो ये थी आपके पूरे टॉपिक, जिसमें ब्रिटिश काल की भू राजस्व व्यवस्था। एक बार आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। तो इसमें केवल ये उद्देश्य था इनका कि शोषण करना, और इसी का परिणाम आगे आप देखेंगे जब जो किसान विद्रोह हुए, लगातार जिस तरीके से किसानों के द्वारा विद्रोह किए गए कि उनकी ज़मीनों में इनका प्रभाव न हो, वो अपनी ज़मीन को सकुशल तरीके से खेती किसानी करके अपने जीवन को निर्वाह रूप कर सकें, जीवन निर्वाह कर सकें। तो चलिए, फिर आपको समझ में आया होगा पूरा ब्रिटिश काल की भू राजस्व व्यवस्था जो थी। तो इसको आप देखिए वीडियो को। यदि वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। फिर अगले वीडियो में आप लोग से मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। चलिए फिर, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।